नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान में हम लोग देखेंगे अनुच्छेद के बारे में। देखिए आपका भाग एक में क्या चीज़ दिया गया है। भाग एक में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है, जो कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक आपका क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। देखिए भाग 2 में क्या चीज़ है, भाग 2 में आपका नागरिकता दिया गया है, जो कि क्वेश्चन बनता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नागरिकता जो है किस भाग में है। तो नागरिकता भाग 2 में दिया गया है। देखिए अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक आपका किसका जिक्र है, नागरिकता का जिक्र किया गया है। उसके बाद देखिए जो भाग 3 है ना संविधान में, यानी जो भाग 3 है इसमें आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। अब ये कैसे याद होगा, इसका याद करने का एक तरीका आप जान लीजिए। मौलिक, इसमें आ रहा है आपका 3 शब्द ना, यानी 3 वर्ण आ रहा है मौलिक। तो मौलिक यानी 3 से बन जाएगा भाग 3, ठीक ना, ऐसे करके याद कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में दिया गया है। उसके बाद देखिए ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक, ठीक ना, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक आपका मौलिक अधिकार दिया गया है। उसके बाद देखिए आपका आता है भाग 4। भाग 4 में आपका दिया गया है जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपका भाग 4 में दिया गया है। ये किस देश से लिया गया है, क्वेश्चन बनता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश से लिए गए हैं, तो आप लोग बताइएगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद है आपका 36 से 51 तक, यानी 36 से 51 तक के जो अनुच्छेद हैं ना उनमें नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है। अब देखिए ये कैसे याद होगा, तो इसमें देखिए निर्देशक, ऐसे याद कर लिए निर्देशक, यानी 4 वर्ण आ रहा है ना, तो भाग 4 हो जाएगा। यानी निर्देशक जब भी आपको मिलेगा निर्देशक यानी 4 वर्ण यानी भाग 4, तो भाग 4 में आपका क्या है, नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। उसके बाद देखिए भाग 4A, इसमें क्या चीज़ है, इसमें आपका मौलिक कर्तव्य दिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो कि रूप से लिया गया है, ठीक ना, तो इसको बाद में जोड़ा गया है भाग 4A में। अब ये कहाँ से अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 के क में है ना, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि अनुच्छेद 51 के क में आपका क्या दिया गया है, मौलिक कर्तव्य दिया गया है, जो कि रशिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आपका है भाग 5। देखिए भाग 5 में क्या चीज़ है, भाग 5 में संघ राज जो है सरकार उसके बारे में दिया गया है। संघ सरकार जैसे आपका उसमें क्या क्या आ जाएगी, कार्यपालिका आ जाएगी, संसद, फिर उसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका, ठीक ना, भारत का नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक होते हैं ये सब इसी में आ जाएंगे, यानी संघ सरकार में। तो ये सब इन लोगों के बारे में जितना भी जिक्र किया गया है वो आपका भाग 5 में है। अब फिर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक ना, कि संसद जो है ये किस भाग में संसद का जिक्र किया गया है, संसद के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि भाग 5 जो है ना ये आपका इन सबसे संबंधित है, यानी कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति, विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये हर कोई जो है भाग 5 से संबंधित हैं। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए जो आपका संघ सरकार है जिक्र कहाँ से कहाँ तक है, आपका जैसे 52 से 151 तक, तो 52 से 151 तक में आपका जैसे 52 से 78 तक तो आपका कार्यपालिका के बारे में दिया गया है, यानी अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका। फिर उसके बाद देखिए 79 से 122 यानी कि 79 से आपका 122 तक जो है ये संसद के बारे में जिक्र किया गया है। जैसे आपका है ना कि राज्यसभा, लोकसभा, तो ये सब के बारे में जो जिक्र है वो आपका 79 से 122 तक है। उसके बाद देखिए ये है आपका राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। तो जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ है ना, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ ये आपका है किसमें, 123 में दिया गया है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। जैसे अध्यादेश जो जारी करते हैं राष्ट्रपति, तो ये इसी अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं, 123, अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका संघ की न्यायपालिका, जो संघ की न्यायपालिका है, यानी न्यायपालिका का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किसमें है, अनुच्छेद 124, तो ये 124 से 145 तक ये संघ की न्यायपालिका से संबंधित है, ठीक ना, जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट आता है। जिस सुप्रीम कोर्ट बारे में अनुच्छेद 124 संबंधित है, तो वो जो है न्यायपालिका आपका 124 से 145 तक में है। उसके बाद है आपका कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 151 तक
आपका अनुच्छेद जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का 148 से 151 तक के बारे में जो जिक्र किया गया है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में है। उसके बाद देखिए आपका आता है भाग 6। भाग 6 में है आपका राज्य सरकारें। जैसे अब तक संघ सरकार थी ना ऊपर, तो अब राज्य सरकार के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये है आपका 152। ठीक, उसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादातर हम लोग उसको देखेंगे। आपका कार्यपालिका के बारे में पूछा जाता है, तो कार्यपालिका के बारे में कहाँ से कहाँ तक जिक्र है, 153 से 167। ठीक ना, 153 से 167 तक जिक्र किया गया है कार्यपालिका के बारे में। उसके बाद देखिए आगे ये आपका राज्य का विधानमंडल। तो राज्य का विधानमंडल आप देख सकते हैं। ठीक ना, राज्य के विधानमंडल के बारे में जो जिक्र है वो आपका 168 से 212 तक है। हालांकि ये जल्दी पूछा नहीं जाता है। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 213। ठीक ना, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ जो हैं ये आपका 213 में। फिर उसके बाद राज्यों के उच्च न्यायालय। तो राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं ये आपका 214 से और 232 तक, यानी 214 से 232 तक राज्यों के उच्च न्यायालय। ठीक ना, तो ये हो जाएंगे आपके। उसके बाद देखिए अब देखिए अब ये है आपका, देखिए ये है आपका, देखिए अब उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। अगर हम बात करें अधीनस्थ न्यायालय की, तो अधीनस्थ न्यायालय आपका हो जाएगा 233 से 237 तक आपका अधीनस्थ न्यायालय के बारे में है। उसके बाद देखिए राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची। तो राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची ये है आपका भाग 7 में। ठीक है, तो जिसको निरस्त कर दिया गया 238 आपका निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद देखिए ये है आपका भाग 8, ये इंपॉर्टेंट है। भाग 8 में आपका जिक्र किया गया है इसके बारे में संघ राज्य क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है संघ राज्य क्षेत्र। ठीक ना, ये कहाँ से कहाँ तक है, 239 से 242 तक। ठीक ना, 239 से 242 तक आपका संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है भाग 8 में। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, देखिए ये है आपका भाग 9। तो भाग 9 में क्या चीज़ है, भाग 9, तो देखिए भाग 9 में है आपका पंचायतें, जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं पंचायतें। ठीक ना, पंचायतें संविधान के किस भाग में है, तो आपका भाग 9 में है पंचायतें। इसको आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए है कहाँ से कहाँ तक पंचायतों का जिक्र किया गया है, तो 243 से लेकर 243 तक। ठीक ना, अनुच्छेद 243 से 243 तक आपका जो जिक्र किया गया है वो आपका पंचायतों से संबंधित है। उसके बाद देखिए ये आपका नगर पालिका। तो नगर पालिका किससे संबंधित है, नगर पालिका आपका भाग 9 का जो क है ना, इससे संबंधित है, भाग 9 का क। ठीक ना, नगर पालिका। तो देखिए नगर पालिका जो संबंधित है वो 243 त से 243 का 6 तक में दिया गया है। ठीक ना, 243 त से 243 6 तक आपका नगर पालिका संबंधित है, जो कि भाग 9 का क से है। अब बताइए अनुसूची, किस अनुसूची में आपका पंचायत संबंधित है, कौन सी अनुसूची, और कौन सी अनुसूची आपका नगर पालिका संबंधित है, इसको आप लोग बताइए। उसके बाद देखिए ये है आपका, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका भाग 10 ना। तो देखिए भाग 10 में आपका जिक्र क्या चीज़ है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, यानी कि जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं वो आपका भाग 10 से संबंधित हैं, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद आपका है 244 से 244 का क तक। ठीक ना, तो 244 से लेकर 244 के क तक आपका जिक्र किया गया है। उसके बाद देखिए 11 है आपका, इसको आप लोग देख सकते हैं, हालांकि एग्जाम में कोई खास नहीं पूछा जाता है। उसके बाद आप 12 देख सकते हैं, 12 वाला पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि 11 भी है कि संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये भी है, पूछ लिया जाता है। तो संघ और राज्यों के बीच संबंध है आपका भाग जो है किसे, 11 से 245 से लेकर के और 263 तक। उसके बाद इसमें और भी हैं, तो देखिए ये है आपका जो 12 वाला, 12 है कि वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद ना। तो वित्त संपत्ति और जो है संविदाएं वाद, ये संबंधित है आपका किससे, ये संबंधित है आपका भाग 12 से। तो भाग 12 आपका जो है ना ये 264 से लेकर 300 तक है, 264 से लेकर के कहाँ तक, 300 तक। उसके बाद देखिए
उसके बाद है आपका कि आपका जो संपत्ति का अधिकार था, देखिए संपत्ति का अधिकार को 300 के क में रखा गया है ना, अनुच्छेद 300 का क ये अलग से जोड़ा गया है, संपत्ति का अधिकार है। उसके बाद देखिए ये है आपका, देखिए ये है 13 भाग 13। तो भाग 13 आपका क्या है, करें कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, जो कि 301 से लेकर के 307 तक है। हालांकि जो मेन इम्पॉर्टेंट है ना, अभी आगे मिलेगा आप लोगों को, जैसे निर्वाचन हो गया, उसके बाद राजभाषा हो गया, जो कि एग्जाम में खूब पूछा जाता है। बाकी इसको भी आप देख सकते हैं, हालांकि ये बहुत आपसे नहीं पूछा जाता है। हाँ, इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा जाता है, जो कि 315 से लेकर 323 तक के अनुच्छेद में आपका जिक्र किया गया है, यानी बताया गया है लोक सेवा आयोग के बारे में। तो लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है, 315 से लेकर 323 तक, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है, लोक सेवा आयोग वाला खूब पूछा जाता है। उसके बाद देखिए ये आपका था अधिकरण भी बहुत नहीं पूछा जाता है। ये है आपका निर्वाचन वाला। तो निर्वाचन जो है भाग 15 में निर्वाचन है, ये इंपॉर्टेंट है निर्वाचन, ठीक ना। निर्वाचन आपका भाग 15 ये खूब पूछा जाता है निर्वाचन। तो देखिए 324 से लेकर के और 329 का क तक आपका जिक्र है निर्वाचन, ठीक है। निर्वाचन एकदम आप लोग रट लीजिए, क्योंकि निर्वाचन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक ना। तो निर्वाचन आपका कहाँ से कहाँ तक है, निर्वाचन ये है आपका निर्वाचन आपका है 324 से लेकर 329 के क तक में निर्वाचन, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। उसके बाद देखिए ये है आपका, ये बहुत नहीं पूछा जाता है कोई खास। अगर आप लोग देख सकते हैं कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान जैसे इसमें किया गया है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। आपका 330 से 342 का जैसे आरक्षण जो है ना, या PFT, ये सब, तो ये सब संबंधित आपका कि कुछ वर्गों संबंधित जो विशेष प्रावधान किया गया है, ये आपका इसमें है, यानी 330 से लेकर 342 का क तक जिक्र है, ठीक ना। उसके बाद राजभाषा आपका जो है ये बहुत पूछा जाता है। तो राजभाषा 343 से लेकर 351 तक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राजभाषा, जो कि आपका 17 में है, ठीक ना। तो भाग कौन सा है, भाग 17 है। भाग 17 किससे संबंधित है, राजभाषा संबंधित है। और कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, 343 से लेकर 351 तक। इसको खूब पूछा जाता है, हालांकि ये वाला भी पूछ लिया जाता है, जो कुछ वर्गों संबंधित जो विशेष है 16 वाला, ये भी पूछ लिया जाता है। लेकिन ये जो राजभाषा है ना, ये तो बहुत पूछा जाता है राजभाषा, ठीक ना। राजभाषा आपका भाग 17 में 343 से लेकर 351 तक, इसको बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये अब हम लोग आगे देखते हैं आपात उपबंध जो किए गए हैं। ये है आपका आपात उपबंध। तो आपात उपबंध आपका किस में है, ये है भाग 18 में, ठीक ना। भाग 18 आपका संबंधित है आपातकाल जो लगाया था ना, आपात उपबंध से संबंधित। तो आपात उपबंध आपका है 352 से लेकर 360 तक, जो आपातकाल लगाया जाता है, ठीक ना। तो जैसे राष्ट्रपति शासन भी इसमें आ जाएगा आपका। उसके बाद वित्तीय वाला जो संकट होता है, तो ये सब जितने हैं आपके आपातकाल से संबंधित 352 से लेकर 360 तक में आपका दिया गया है आपात उपबंध। यानी भाग कौन सा है, भाग 18 है, ठीक ना। भाग 18 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एकदम रट लीजिएगा, भाग 18, ठीक ना, पूछा जाता है यहाँ से। उसके बाद देखिए ये प्रकीर्ण है, ये कोई खास नहीं पूछा जाता है, 361 से 367 तक। उसके बाद देखिए ये आपका 20 वाला भाग 20, इसको पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। संविधान का संशोधन। तो संविधान का संशोधन जो है ये भाग 20 में है। और अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद है आपका 368। इसी 368 के तहत जो है केंद्र सरकार संविधान में संशोधन करती है। तो इसलिए ये 368 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लिया कहाँ से गया है, ये आप लोग बताइए, ठीक ना, किस देश के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन। उसके बाद देखिए ये है आपका अस्थायी संक्रमणी, आप लोग देख सकते हैं, कोई खास इधर नहीं पूछा जाता है आपका ना, ये सब आप लोग देख लीजिए। तो कुल मिलाकर के आपका ये 22 भाग थे, ठीक ना। और हैं तो 395 ही अनुच्छेद अभी भी, लेकिन उसमें जो है संशोधन कर करके बहुत सारे और अनुच्छेदों को जोड़ दिया गया है, ठीक ना, बाद में संशोधन कर करके। तो इसलिए अब ये मतलब 450 भी ज़्यादा हो जाएंगे, उसमें अलग से संशोधन कर करके जोड़ा गया है। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो 395 ही है, ठीक ना। उसके बाद देखिए
अब इधर क्वेश्चन आपका क्या बनता है, यहाँ पे देखिए आपका एक बार फिर इसको देख लीजिए। अनुच्छेद आपका 1 किससे संबंधित है, फंग का नाम और राज्य क्षेत्र, फंग का नाम और राज्य क्षेत्र आपका संबंधित है अनुच्छेद 1। उसके बाद 3 में किस चीज़ का जिक्र है, तो 3 वाला देखिए, ये 3 वाला सब इम्पोर्टेंट है, 1 वाला भी, लेकिन 3 वाला पिछले का प्री में इसको पूछा गया था कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये जो है आपका अनुच्छेद 3 में इसका जिक्र किया गया है, जो कि पिछले प्री में इसको पूछा जा चुका है, ठीक ना, कि अगर नए राज्यों का निर्माण करना हो या फिर सीमाओं में परिवर्तन करना हो तो ये किस अनुच्छेद संबंधित है, तो ये आपका अनुच्छेद 3 में जिक्र किया गया है। उसके बाद 13 जो है आपका यह है कि मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियाँ, ये आपका अनुच्छेद 13 में है। उसके बाद 14 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है, ठीक ना। तो 14 वाला जो है ये विधि के समक्ष समानता है ना, विधि के समक्ष समानता है आपका अनुच्छेद 14, जिसको खूब एग्जाम में पूछा जाता है, अनुच्छेद 14। उसके बाद देखिए ये है आपका 16, तो 16 किससे संबंधित है, 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक ना। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, इसी 16 के तहत आपका आरक्षण उक्षण भी आ जाता है, ठीक ना। तो आपका अनुच्छेद 16 जो है ये आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है, अनुच्छेद 16। उसके बाद देखिए ये है आपका 17, अनुच्छेद 17 में क्या चीज़ है, तो देखिए अनुच्छेद 17 जो आपकी बात करता है ना, ये है आपका अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, छुआछूत। तो जो पहले छुआछूत हुआ करता था, उस छुआछूत का जो अंत किया गया वो इसी अनुच्छेद के तहत किया गया, अनुच्छेद 17 की, इसलिए ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको बहुत पूछा जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 19 आपका क्या है, 19 में है कि वाक स्वतंत्रता, मतलब एक तरफ से आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी बोलने की जो आज़ादी है वो आपका अनुच्छेद 19 के तहत ही आती है, ठीक ना। आपको जो बोलने की आज़ादी दी गई ना, कहीं भी आप जा करके मतलब फंग बना सकते हैं, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, ये सब जितने भी हैं, ये आपका प्रेस की जो स्वतंत्रता है, ये सब 19 के फर्स्ट में ये आपका सब इसी के अंतर्गत आती है, ठीक ना। 19 तो वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, तो ये आपका अनुच्छेद 19 संबंधित है। उसके बाद जो आपका 21 है, अनुच्छेद 21 ये संबंधित है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आपका प्राण कोई वैसे नहीं ले सकता, हाँ विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ले सकता है। जैसे कहने मतलब जो आतंकी होते हैं या फिर इन समूह को, या फिर सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन आ गया किसी को मृत्युदंड देने के लिए, फिर राष्ट्रपति उस पर अगर सिग्नेचर करते हैं तो एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा तो किसी को मतलब प्राणदंड दिया जा सकता है, लेकिन वैसे जो है कोई भी किसी का प्राण नहीं ले सकता है, इसको जो है प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद आपका जो है कौन सा आपका 21 है, ठीक ना। अनुच्छेद 21 संबंधित है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। उसके बाद जो 21 का क है, 21 का क इसको अलग से जोड़ा गया है, ठीक ना। ये संविधान संशोधन करके इसको 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में करके इसको अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया है, जो कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, यानी पहले जो है 45 अनुच्छेद जो है 45 में ये आपका नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा हुआ करता था, ठीक। बाद में इसको सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके इसको मौलिक अधिकार का हिस्सा कर दिया गया है, यानी मौलिक अधिकार मतलब 12 से 35 तक जो दिया गया ना मौलिक अधिकार, तो इसमें फिर जोड़ दिया गया, यानी अब ये जो है मौलिक अधिकार का हिस्सा, यानी 6 से 14 साल के जो लड़के हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना एक तरफ अब उनका प्राप्त करना जो है ये मौलिक अधिकार हो गया है, ठीक ना। पहले मौलिक अधिकार नहीं था, नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा था, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार है। उसके बाद देखिए ये है आपका अनुच्छेद 25, तो अनुच्छेद 25 जो है ये अंतःकरण की और धर्म अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें आपका धर्म से संबंधित है कि कोई किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक ना। इसकी उसे आज़ादी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद देखिए पूछा जाता है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं 25, ठीक ना। उसके बाद देखिए जो 30 है, अनुच्छेद 30 ये किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 30 आपका संबंधित है शिक्षा संस्थानों की स्थापना
और प्रफाफन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यानी कि जो मदरसे होते हैं ना, आप लोग देखे होंगे अल्पसंख्यक वर्गों में, तो यही मतलब इसमें दिया गया है 30 में कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं जो अपना इस तरीके का मतलब मदरसा या फिर कोई भी अपना शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और जो है उनको ये सब अधिकार दिया गया है अलग से, ठीक ना। तो ये है आपका अनुच्छेद 30 संबंधित है। उसके बाद 31 का ग क्या है, देखिए कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की जो है व्यावृत्ति है, तो ये आपका 31 के ग में है। उसके बाद देखिए ये है आपका 32, तो 32 में क्या चीज़ है, ये है आपका 32। देखिए अनुच्छेद 32 जो संबंधित है आपका, यह मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट जो है, यानी कि इसी 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। यानी कि ये जो आपका अनुच्छेद 32 है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसी अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो वो है आपका अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक ना। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट सहित उपचार है ना, तो ये 32 है। उसके बाद जो 38 है आपका अनुच्छेद 38, इसको पूछ लिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद में जिक्र है कि राज्य जो है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 38 संबंधित है, ठीक ना। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 40 बहुत पूछा जाता है, अनुच्छेद 40, ठीक ना। अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायतों का संगठन है, यानी अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायतों से संबंधित जिक्र है। आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद जो है ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है। उसके बाद जो 44 है आपका ना, 44 आपका अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यानी आप लोग सुने होंगे कि जो गोवा में इसको लागू किया गया ना, तो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, जैसे ऐसे का है ना कि अलग अलग है, जैसे मुस्लिम है उनके लिए अलग है और हिंदू है उनके विवाह की जो मतलब रूल्स है ये सब अलग हैं, तो सबको मतलब एक समान करने के लिए, तो वो आपका है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता है ना, ये आपका 44 है, जो कि कॉमन सिविल कोड आप लोग बहुत बार सुने होंगे ना लागू करने के लिए, अब उत्तराखंड में भी इसको लागू कर दिया गया है, तो ये यही है आपका अनुच्छेद 44। उसके बाद देखिए 45 में क्या चीज़ है, तो जो 45 है, 45 में है कि 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। तो ये देखिए अभी हम जो पहले बता रहे थे ना कि जो अनुच्छेद 45 था, 45 में इसका जिक्र किया गया था, और 45 में जिक्र का मतलब क्या कि ये नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा था, ठीक ना। ये 45 आपका जो है ये नीति निर्देशक तत्व में आता है, तो ये पहले नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में करके इसको क्या किया गया, मौलिक अधिकार का हिस्सा कर दिया गया, जो कि किसमें है, अनुच्छेद 21 का क में है, ठीक ना। अभी पीछे मिला ही था हम लोगों को, तो ये यही है। उसके बाद देखिए ये है आपका 46 वाला, तो 46 में क्या चीज़ है, इसको पूछा जा चुका है पिछले इसके प्री में, ठीक ना। 46 वाला ये है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, ठीक ना। तो ये आपका जो है 46 में है, इसको पीसीएस के प्री में पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है इसका जिक्र, ठीक ना। ये अनुसूचित जातियों और जनजातियों संबंधित है आपका, इतना ही आप जानते रहिए कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों संबंधित है आपका कौन सा 46 वाला। उसके बाद देखिए 50 अनुच्छेद 50 भी खूब पूछा जाता है। अनुच्छेद 50 में है कि कार्यपालिका फिर न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग होंगी। ये आपका अनुच्छेद 50 में इसका जिक्र किया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होंगी, उनके पृथक्करण की बात की गई है। उसके बाद देखिए 51 में आपका क्या आता है, तो देखिए जो आपका अनुच्छेद 51 है ना, इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी कि जो है केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए मतलब काम करेगी। तो ये आपका क्या है, नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, ये 51 में है, यानी 36 से 51 तक है ना आपका नीति निर्देशक तत्व। तो
तो यही है 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए जो है काम किया जाएगा, यानी केंद्र सरकार काम करेगी, ठीक ना। उसके बाद 51 का क में है आपका कि मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य जो कि कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है, इसको अलग से जोड़ा गया है। कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक ना। तो जो है 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, इसको आप लोग बताइए। तो पहले जब संविधान बना था तब कोई मूल कर्तव्य नहीं था, ठीक ना। इसको बाद में जोड़ा गया, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की एक कमेटी गठित की गई थी, उसकी रिपोर्ट के द्वारा इसको जो है बाद में जोड़ा गया। पहले फिर उसके बाद 10 जोड़े गए थे, फिर 11वां बाद में जोड़ा गया, ठीक ना। तो जब मूल संविधान था उसमें कोई मूल कर्तव्य नहीं था, ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए ये है आपका 12 वाला 72 यानी 72 ना। तो 72 में क्या कहा गया है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। यानी कुल मिलाकर के ये है कि राष्ट्रपति के पास जो पावर है ना कि वो अगर किसी की मतलब फांसी अगर रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, या फिर अगर कम करना चाहें किसी की सजा तो कम कर सकते हैं। तो ये जो पावर दिया गया है ये आपका क्षमा करने की जो राष्ट्रपति के पास शक्ति दी गई है वो आपका 72 यानी कि जो है 72 अनुच्छेद 72 में है आपका। इसको खूब पूछा जाता है, ठीक ना, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो है राज्यपाल के पास भी शक्ति है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को नहीं रोक सकता, दोनों में अंतर है। जबकि राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी को सुप्रीम कोर्ट से अगर मृत्युदंड दे दिया गया है तब भी राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसे रोक सकते हैं, ये राष्ट्रपति के पास पावर है। तो ये आपका जो है किससे संबंधित है, ये आपका 72 है आपका राष्ट्रपति की मतलब क्षमा करने की जो पावर दी गई राष्ट्रपति को। उसके बाद देखिए ये आपका 74 यानी कि 74। तो 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, यानी राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका जिक्र किया गया है 74 यानी कि 74 में। इसको भी खूब पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ये आपका है 74 में। उसके बाद देखिए ये है आपका 78 वाला। 78 में क्या है, 78 में है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो ये है आपका 78। उसके बाद देखिए ये खूब पूछा जाता है 110, ठीक ना। 110 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका धन विधेयक की परिभाषा, यानी आपके क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है। तो अगर आपको पता होगा कि धन विधेयक से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आपका 110 है ना, अनुच्छेद 110 जो है ये धन विधेयक से संबंधित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए ये है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है आपका, ये है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण 112। तो 112 में आपका वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई, यानी कि जो आपका बजट पेश किया जाता है। बजट के हालांकि संविधान में जिक्र नहीं है, नाम नहीं लिया गया है, उसी बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण आपका जो है ये कौन सा है, वार्षिक वित्तीय विवरण आपका जो है अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 यानी बजट संबंधित है, ठीक ना, अनुच्छेद 112। उसके बाद देखिए 123 में क्या चीज़ है, तो जो आपका 123 है ना, 123 में है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए संसद अगर जिस समय नहीं चल रही होती है लेकिन कोई ऐसी कंडीशन बन जाए कि कोई विधेयक पास कराना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो, तो फिर अब क्या किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, लेकिन उस अध्यादेश को फिर जो है जब संसद चलने लगती है तो उसको फिर पास कराना अनिवार्य होता है। इसलिए राष्ट्रपति के पास लेकिन इमरजेंसी में ये मतलब पावर दिया गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो ये है आपका अनुच्छेद 123, यानी अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन खूब बनता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका है 143। 143 में क्या है, 143 में है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो ये आपका है
उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है ये आपका 143 में, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपका 143 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 155 में क्या चीज़ है, 155 है आपका अनुच्छेद 155 संबंधित है राज्यपाल की नियुक्ति ना। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है ना वो आपका अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है, यानी आपका अनुच्छेद 155 किससे संबंधित हो गया, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। उसके बाद देखिए ये आपका 161 जो कि खूब पूछा जाता है, अभी पीछे आप लोगों को मिला था कि जो राष्ट्रपति के पास जो मतलब क्षमा करने की शक्ति थी वो किस अनुच्छेद के तहत थी, 72 यानी 72 के तहत, यानी 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा करने की का पावर दिया गया राष्ट्रपति को। वैसे ही जो राज्यपाल होते हैं उनको भी क्षमा करने का अधिकार दिया गया है, ठीक ना। लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को मतलब जो सजा है उसको कम नहीं कर सकते, यानी कि मृत्युदंड किसी को माफ़ नहीं कर सकते राज्यपाल, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो मृत्युदंड को भी रोक सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 161 में कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडाकोष के निलंबन परिहार लघुकरण करने की राज्यपाल की शक्ति। तो ये आपका किस अनुच्छेद से संबंधित है, 161 यानी अनुच्छेद 161 संबंधित है। उसके बाद देखिए आपका जो कुछ मेन है ना हम लोग उसी को केवल ज़्यादा फोकस करेंगे। 163 आप लोग देख सकते हैं, 65 देख सकते हैं, बाकी 169 आपका इम्पोर्टेंट है। 169 में आपका कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन, यानी कि जो राज्य में विधान परिषदें होती हैं ना, जैसे कितनी विधान परिषदें हैं आपका, छः राज्यों में होंगी इसमें विधान परिषद, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इस तरीके से आपका तो कुल मिलाकर 6 है। तो ये जो हैं जो विधान परिषदों का गठन किया जाता है या फिर उनका अगर विघटन करना हो तो वो आपका 169 यानी अनुच्छेद 169 संबंधित है, ठीक ना। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए विधायकों पर अनुमति, यानी कोई भी विधेयक होता है उस पर अनुमति जो दी जाती है वो आपका अनुच्छेद 200 संबंधित है, हालांकि ये कोई खास पूछा नहीं जाता एग्जाम में, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद जो है देखिए ये आपका 213 भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। 226 पूछा जाता है, ठीक ना। 226 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको खूब पूछा जाता है। 226 क्या चीज़ है कि कुछ रीटें निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी कि जो हाई कोर्ट रीट जारी करता है ना वो 226 के तहत जारी करता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाई कोर्ट के पास जो पावर दी गई है वो किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करने की है। तो देखिए अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है, और हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा रीट जारी करने की पावर है, यानी हाई कोर्ट कुल 6 प्रकार की रीटें जारी करता है जबकि सुप्रीम कोर्ट 5, ठीक ना। तो हाई कोर्ट 6 प्रकार की रीट जारी करता है जबकि सुप्रीम कोर्ट 5 ही प्रकार की रीट जारी कर सकता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये आपका है 239 का क, ये दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए इधर है आपका 249, तो कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, देख सकते हैं हालांकि जो है। उसके बाद ये है आपका 262 पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 262। देखिए 262 में क्या है कि अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, तो ये आपका है 262। जैसे कावेरी नदी है ना, तो कावेरी नदी जल विवाद चलता है, तो इस तरीके से जो अंतर्राज्यीय नदी हैं उनसे संबंधित कोई भी विवाद होता है तो आपका 262 से संबंधित है ये अनुच्छेद 262। उसके बाद 263 देखिए ये इंपॉर्टेंट है 263, इसको पूछा गया है पीसीएस के प्री में, ठीक ना। तो 263 में क्या चीज़ है, देखिए 263 जो है ये अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में है, ठीक ना। तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में आपसे पूछ लिया जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषद जो है किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है। तो अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसके संबंध में जो उपबंध किया गया है वो 263 है, 263, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा गया है कई बार, ठीक है। उसके बाद देखिए 280 वाला आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि खूब पूछा जाता है, वित्त आयोग ना। 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है, पूछा गया इसको भी पीसीएस में। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा 300, तो 300 आपका वाद और कार्रवाइयाँ हो जाएगा। 300 का क इम्पोर्टेंट है
300 का क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बिना किसी विधि प्रक्रिया के द्वारा आप किसी भी संपत्ति का जो है अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। एक आपको प्रोसीजर होता है, जैसे नोटिस जारी करनी पड़ेगी, ये सब पूरा विधि के प्रक्रिया के द्वारा ही आप संपत्ति अधिग्रहण कर सकते हैं। यानी आपको रोड बनवाना है तो वैसे ही नहीं कि आप आकर के डायरेक्ट घर तोड़ दिए सब कुछ, एक विधि प्रक्रिया के द्वारा ही आप उसको मतलब उनको मुआवजा देना पड़ेगा, उनको सब कुछ एक विधि प्रक्रिया के द्वारा ही आप कर सकते हैं, वैसे संपत्ति अधिग्रहण नहीं कर सकते। तो ये आपका 300 का क में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक ना। पहले ये जो है क्या था, पहले आपका मौलिक अधिकार हुआ करता था, है ना। तो जो है कौन सा था, यानी कि कुल आपको जैसे ये थे ना फातवा था, तो इसको हटा दिया गया है। उसके बाद देखिए संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका 312 है, तो 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये आपका 312 संबंधित है आपका अखिल भारतीय सेवाओं से। उसके बाद आपका 315 किससे संबंधित है, तो देखिए 315 जो संबंधित है ना, 315 आपका संबंधित है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो लोक सेवा आयोग है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये पूछा जाता है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग से संबंधित है आपका 315, ठीक है ना। इसको कई बार पूछा जा चुका है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए आपका 320 है कि लोक सेवा आयोगों के कृत्य, ये सब बहुत नहीं इंपॉर्टेंट है। 324 आपसे पूछा जाता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 324 है आपका कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। यानी कि कुल मिलाकर ये है कहने का मतलब कि 324 आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक ना। इतना आप जानते रहिए कि 324 जो है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है अनुच्छेद, ठीक। उसके बाद देखिए 330 आपसे पूछ लिया जाता है 330, तो 330 है आपका कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। यानी कि जो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है यानी एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया गया है वो आपका इसी 330 के तहत दिया गया है। यानी अनुच्छेद 330 जो संबंधित है ये लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी एससी एसटी को जो आरक्षण दिया गया है वो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 330, ठीक ना। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखिए ये है आपका 352 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए 352 तो बहुत ही पूछा जाता है। तो ये है आपात स्थिति की घोषणा, है ना। राष्ट्रपति जो है जो आपातकाल की घोषणा करते हैं ना वो इसी 352 के तहत करते हैं। यानी कि आपातकाल आपका लग चुका है ना, जैसे इमरजेंसी कि आपका जैसे 62-65 वाले ये सब जो युद्ध हुए थे 71 में, तो आपका आपातकाल घोषणा की गई थी। तो जो आपातकाल लगता है ना आपका वो इसी 352 के तहत लगता है ना। 352 तो आपका कितनी बार इमरजेंसी लग चुकी है, लगभग हमें लग रहा है 3 बार लगी होगी शायद। एक बार 62 में लगी थी, फिर उसके बाद 65 में लगी होगी, 71 में लगी होगी, ऐसे ही लगभग 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। तो ये जो आपातकाल की घोषणा की जाती है ये इसी 352 के तहत ही की जाती है। उसके बाद देखिए 356 जो है 356 संबंधित है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दफा में। यानी कि अगर जो राज्य सरकार है अगर वहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, करने का मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपद्रव हो रहा है, दंगा हो रहा है, राज्य सरकार उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, यानी संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो गया राज्यों का, तो ऐसे में जो राज्य का शासन है वो केंद्र सरकार अपने हाथों में ले लेती है। यानी कि केंद्र जो है पूरा पावर ले लेती है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो है राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया जाता है। तो ये जो आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है ना ये 356 के तहत ही लगाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो आपका 356 संबंधित है। उसके बाद जो आपका 360 है ना 360 वित्तीय आपात स्थिति के बारे में उपबंध। यानी कि जो आपका जैसे वित्तीय संकट हो गया, देश में बहुत ज़्यादा आपातकाल की घोषणा अगर करने की आवश्यकता पड़ गई, तो वित्तीय आपात की स्थिति में उपबंध किया गया है आपका 360, ठीक ना।
तो जो 360 है ये आपका वित्तीय आपात से संबंधित है। हालांकि इंडिया में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है, ठीक ना। तो ये आपका है 360। उसके बाद देखिए इधर कोई खास, ये 368 वाला इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, 368, ठीक ना। तो देखिए संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ से लिया गया है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये है आपका 368। अब बताइए आप लोग किस देश के संविधान से लिया गया है, कमेंट करके बताइए। तो ये है आपका कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति आपका 368 संबंधित है। 370 आपका था कि जम्मू कश्मीर राज्य संबंधी अस्थायी उपबंध जो किया गया था, हालांकि अब इसको क्या किया गया है, ख़त्म कर दिया गया है 370, ठीक ना। तो ये पहले था, अब इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब उसके बाद देखिए अब इधर हम लोग देखते हैं कि अनुसूची, जैसे अनुसूची या फिर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रथम अनुसूची जो है ये किस कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हैं, या फिर इसमें किसके बारे में जिक्र किया गया है। तो देखिए जो प्रथम अनुसूची है ये आपका कि राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, तो आपका है कि प्रथम अनुसूची संबंधित है। जैसे संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, तो ये सब जैसे है ना, ये आपका प्रथम अनुसूची है ना, संबंधित है। उसके बाद आपका कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। उसके बाद देखिए जो दूसरी अनुसूची है इसमें क्या चीज़ जिक्र किया गया है, तो दूसरी अनुसूची में आपका जिक्र किया गया है कि जो जैसे उपलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान, करने का मतलब ये है कि जैसे भारत के जो राष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हुए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है इन लोगों से पूरा, है ना। उसके बाद और कौन कौन लोग हुए, तो देखिए ये हैं आपके राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, फिर उसके बाद राज्य विधान परिषद सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन लोगों से संबंधित है आपका जो है दूसरी अनुसूची, ठीक ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है। उसके बाद देखिए तीसरी अनुसूची में क्या चीज़ है, तो तीसरी अनुसूची में आपका है कि शपथ से संबंधित है। जो तीसरी वाली अनुसूची है ना, ये है कि उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिमान, है ना। तो ये आपका तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में जैसे आपके हो गए कि संघ के मंत्री, ये जितने भी लोग हैं आप लोग, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, ये जो भी लोग शपथ लेते हैं, तो शपथ का जो है प्रावधान आपका किया गया है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची संबंधित है शपथ से। उसके बाद देखिए उसके बाद शपथ 3 वर्ण है ना, तो आप तीसरी ऐसे करके याद कर लीजिए कि तीसरी में आपका शपथ से संबंधित है। उसके बाद आपका चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, तो देखिए चौथी अनुसूची आपका किससे संबंधित है, ये आपकी चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आरक्षण, यानी कि जो है राज्यसभा में सीटों का आरक्षण से संबंधित है। जो आवंटन, आरक्षण नहीं आवंटन ना, तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया गया है, जो बंटवारा किया गया है सीटों का, वो आपका चौथी अनुसूची संबंधित है, ठीक ना। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है वो आपका चौथी अनुसूची संबंधित है। उसके बाद पाँचवीं अनुसूची में क्या चीज़ है, तो देखिए पाँचवीं अनुसूची, छठी अनुसूची आपसे पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये आपका पाँचवीं अनुसूची संबंधित है कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन तथा नियंत्रक के बारे में उपबंध, ठीक ना। तो ये आपका पाँचवीं अनुसूची है जो कि पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो छठी अनुसूची है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छठी अनुसूची अभी आप लोग देखे होंगे, जो इसमें आंदोलन चल रहा था लद्दाख में, तो मांग की जा रही थी ना कि उन्हें कि लद्दाख को भी छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। तो ये यही है छठी अनुसूची, मतलब कुछ विशेष प्रावधान हो जाता है कि वहाँ पर जल्दी लोग फिर ज़मीन नहीं ले सकते, तमाम तरह की मतलब रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। तो देखिए जो छठी अनुसूची है यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसको जो है आप AMTM करके आप याद कर सकते हैं कि असम, मेघालय और T मतलब त्रिपुरा और M मतलब मिजोरम, तो AMTM करके आप इसको याद कर सकते हैं। इसको पूछा जाता है बहुत बार
आपसे इनमें से कोई एक ठो अलग दे देंगे और उसके बाद पूछ लेंगे। तो इसको आपसे पूछा जाता है कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं जो छठी अनुसूची संबंधित हैं। तो आपका कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य जो हैं ये छठी अनुसूची से संबंधित हैं। उसके बाद करें कि के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। तो ये आपका छठी अनुसूची है, ठीक ना। छठी अनुसूची कौन कौन राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छठी अनुसूची और 5वीं अनुसूची दोनों ही। उसके बाद देखिए 7वीं अनुसूची आपका क्या चीज़ है? तो देखिए जो 7वीं अनुसूची है ना, 7वीं अनुसूची में क्या चीज़ है? देखिए ये आपका इसमें फंग सूची के बारे में जिक्र किया गया है। यानी 7वीं अनुसूची में आपका क्या क्या चीज़ है? फंग सूची दिया गया है, राज्य सूची दिया गया है और समवर्ती सूची दिया गया है। यानी कि आपकी जो 7वीं अनुसूची है इसमें 3 जो मतलब पावर है ना, इसको बांट दिया गया है। जैसे कुल मिलाकर के है कि राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। यानी कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची से संबंधित है? तो आपका कौन सी अनुसूची हो जाएगी? 7वीं अनुसूची। इसमें 3 तरह की सूची बनाई गई है। एक तो आपका फंग सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है, ठीक ना। तो देखिए उसके इसमें क्या होता है कि कुछ प्रावधान जो है जो मेन है वो आपके फंग सूची में शामिल होते हैं। अब जैसे कृषि हो गया, पुलिस हो गया, ये सब जो वैसे प्रावधान है ये आपका राज्य सूची संबंधित होते हैं। लेकिन अभी रक्षा उच्छा की बात करें, रेलवे की अब बात करें तो ये सब आपका फंग सूची का विषय हो जाएगा। तो ऐसे ही बांटा गया है उसको कि किसके पास कौन सा पावर रहेगा, ठीक ना। तो ऐसे कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जो सब में कॉमन है, जैसे आपका जो वन उनसे संबंधित हो गया या फिर कुछ ऐसे शिक्षा संबंधित हो गया। तो कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो दोनों में कॉमन है ना। समवर्ती सूची में भी होते हैं, मतलब समवर्ती सूची में दोनों ही जिस पर कानून बना सकते हैं। यानी केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अंतर क्या होता है कि अगर दोनों ही कानून बना रहे हैं तो केंद्र सरकार का कानून जो है ये ज़्यादा प्रभावी होता है, ठीक ना। अगर किसी विषय पर दोनों ही यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना रही है तो जो केंद्र सरकार का कानून होगा उसे ही मान्य किया जाता है, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक ना। उसे प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद देखिए आपका 8वीं अनुसूची में क्या चीज़ है? तो जो 8वीं अनुसूची है यह है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है। तो ये आपका 8वीं अनुसूची जो कि भाषा से संबंधित है। देखिए मूल रूप से मगर देखिए जब संविधान शुरू में बना था तो 14 भाषाएं उसमें शामिल थी ना। बाद में इसको जो है मूल रूप से 14 मगर फिर उसमें करके मतलब संविधान संशोधन करके उसमें अलग से जोड़ा गया। तो अब कुल मिला करके 22 जो है भाषा उसमें शामिल हैं, ठीक ना। अब कितनी हैं? अब 22 भाषाएँ हैं यानी शामिल हैं। उसमें कौन कौन सा जोड़ी गई तो ये आप लोग देख सकते हैं जो है बहुत सारी अलग से फिर जोड़ी गई हैं इसमें। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि इतना हो गया। कह रहे हैं सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था, कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधी भाषा को 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भी पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ आपको देखेंगे तो यहाँ पे 21 फिर उसके बाद 91, 21 और 91 आप जुड़ेंगे हो जाएगा 92 ना। तो यानी कि 21 वाला पहले है फिर उसके बाद 71 है, दोनों आप जुड़ेंगे हो जाएगा 92। तो 21वां संविधान संशोधन में आपको सिंधी को जोड़ा गया था यानी कि केवल एक भाषा को जोड़ा गया है, ठीक। उसके बाद जब दोबारा किया गया तो 3 भाषा को जोड़ा गया यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। और उसके बाद जब किया गया तो 4 भाषा को जोड़ा गया यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। यानी कि सबसे लास्ट में जब जोड़ा गया तो 4, सबसे पहले जोड़ा गया तो एक ही, ठीक ना। यानी कि आपका पहले जोड़ा गया तो केवल सिंधी को, कि सिंधी भाषा को जो है 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, ठीक ना। और उसके बाद देखिए आपका कोंकणी को कब जोड़ा गया? तो जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया ये 1992 में 71वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। और जो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली हैं इनको जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, ठीक ना। तो इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए
जो आपकी 9वीं अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची में क्या किया गया है कि इसमें कहा गया है कि भूमि सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनिमय, इस अनुसूची को पहले जो है संशोधन 1991 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसमें सम्मिलित कानून से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। ठीक कह रहे हैं कि तथापि वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिया गया, ठीक है, इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती। कहने का मतलब क्या था, देखिए पहले ऐसा था कि कोई भी विषय जो होता था ना, उसको अगर आप 9वीं अनुसूची में उठा करके डाल दिए, ठीक, तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट भी यानी न्यायालय भी उस पर कुछ नहीं कर सकता था, यानी उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता था। लेकिन फिर बाद में क्या किया गया कि इसमें जो है परिवर्तन किया गया कि 24 अप्रैल 1975 के बाद कह रहे हैं कि बाद सम्मिलित जो भी कानून है मतलब उन पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। पहले ऐसा था कि अगर आप 9वीं अनुसूची में किसी विषय को डाल दिए तो उस पर न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकती थी। तो ये थी आपकी 9वीं अनुसूची, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये है आपकी 10वीं अनुसूची। अब 10वीं अनुसूची क्या थी, ये है आपकी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया कि दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरंतरता के बारे में उपबंध, यानी कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे दल बदल परिवर्तन कानून भी कहा जाता। देखिए इसमें क्या था कि राजीव गांधी की सरकार थी, तो 1985 में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा था ना कि सांसद किसी पार्टी को छोड़ करके दूसरे में चले जाते थे, सरकार गिर जाती थी। तो एक दल बदल कानून पारित किया गया कि कोई भी जो है नेता यानी सांसद अकेले अगर किसी पार्टी में छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता ही खत्म कर दी जाएगी, ठीक ना। वो फिर संसद का सदस्य ही नहीं रहेगा, यानी संसद हो या फिर विधानसभा हो, मतलब अगर पार्टी छोड़ करके कोई सांसद विधायक अपनी दूसरे में चला जा रहा है अकेले, तो उसकी सदस्यता जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो उसकी सदस्यता खत्म कर सकते हैं। तो ये प्रावधान किया गया। इसमें ऐसा है कि अगर जैसे कोई पार्टी पूरी पार्टी ही जा रही है, जैसे कहने मतलब कि अगर जैसे आपका आम आदमी पार्टी है वो जाके कांग्रेस में मिल रही है, पूरी पार्टी सभी सदस्य अगर जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी पार्टी किसी समर्थन कर रही है। लेकिन एक व्यक्ति अगर केवल जा रहा है तो उसकी सदस्यता लोकसभा के अध्यक्ष खत्म कर सकते हैं। तो ये आपका दल बदल कानून पारित किया गया जिसे हम 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा ही प्रावधान किया गया, ठीक ना। तो दल बदल जो है कानून किससे संबंधित है, 52वें संविधान संशोधन, ठीक ना। और ये आपकी अनुसूची कौन सी है, 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची, जो कि खूब पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपसे 11वीं अनुसूची के बारे में पूछा जाता है। 11वीं अनुसूची क्या चीज़ है, 11वीं अनुसूची आपका पंचायत से संबंधित है, यानी कि 11वीं अनुसूची में आपका 29 विषय दिया गया है, ठीक, और इसमें पंचायतों से संबंधित प्रावधान किया गया। कहने का मतलब ये है कि देखिए आपका एक संविधान संशोधन किया गया जिसे हम 73वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, यानी कि 1992 में संशोधन किया गया 73वां संविधान संशोधन। और देखिए ये आपका संबंधित किससे है, 11वीं अनुसूची संबंधित है, और ये आपका पंचायत, ठीक ना, पंचायत की शक्तियाँ। यानी आपसे क्वेश्चन क्या बनता है कि पंचायत किस से संबंधित है, किस अनुसूची संबंधित है, 11वीं अनुसूची हो गया, या फिर आप कहेंगे कि जो 11वीं अनुसूची मतलब किस संविधान संशोधन के तहत करके जोड़ी गई, तो आपका कौन सा हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11वीं अनुसूची, यहाँ पे क्वेश्चन खूब बनता है। ये किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है, पंचायतों शक्तियों से संबंधित है आपकी 11वीं अनुसूची। उसके बाद है आपकी 12वीं अनुसूची। तो ये 12वीं अनुसूची क्या चीज़ है, देखिए 12वीं अनुसूची आपका नगर पालिका संबंधित है, यानी नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, नगर पालिका को शक्ति दी गई है 12वीं अनुसूची में। इसमें क्या है, इसमें 18 विषय हैं, और दूसरी बात कि ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी गई 12वीं अनुसूची, यानी कि 11वीं अनुसूची जो थी वो 73वें में जुड़ी गई और 12वीं 74वें से, यानी सन तो वही था, यानी 1992 में ही संविधान संशोधन किया गया, ठीक ना। दोनों का संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ, लेकिन जोड़ा गया तो अब जाहिर सी बात है, एक तो पहले जोड़ा गया, एक बाद में तो 73वां 74वां हो ही जाएगा। तो इसलिए 73वीं संविधान संशोधन है और ये 74वां संविधान संशोधन है, ठीक ना। अब देखिए हम लोग चलते हैं आगे आपका जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है। जैसे
भारत शासन अधिनियम, तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, भारत शासन अधिनियम 1935। अब फिर क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या चीज़ें हमारे संविधान में ली गई, यानी हमारे देश का जो संविधान बना तो उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 से उनमें कौन कौन सी चीज़ें ली गई। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक ना। तो देखिए पहली बात तो जो संघीय तंत्र है, फिर उसके बाद राज्यपाल का कार्यकाल हो गया, लेकिन मेन जो पॉइंट है वो आपका है न्यायपालिका। न्यायपालिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यायपालिका हो गया। उसके बाद लोक सेवा आयोग हो गया, ठीक। फिर उसके बाद आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण। तो यानी कि देखा जाए भारत शासन अधिनियम 1935 से तो बहुत कुछ लिया गया है, ठीक ना, हमारे संविधान में। भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ज़्यादा मेन है, ठीक ना। उसके बाद देखिए ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदीय शासन, ठीक ना। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदीय शासन, विधि का शासन, उसके बाद विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, जिसमें एकल नागरिकता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संसदीय शासन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका मंत्रिमंडल प्रणाली हो गई, उसके बाद परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है, ठीक ना। तो ये आपके जो हैं ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। उसमें से आपका विधि का शासन बहुत इंपॉर्टेंट, संसदीय शासन हो गया, एकल नागरिकता हो गया, ये सब बहुत पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ लिया गया है। ये है आपका अमेरिका का संविधान। तो देखिए पहली बात तो मूल अधिकार लिया गया है। अमेरिका के लोग अपने मूल अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब आगे रहते हैं, तो इसलिए ऐसे आप रिलेट कर लिए कि अमेरिका से आपका मूल अधिकार लिया गया है, ठीक। उसके बाद देखिए न्यायपालिका, न्यायपालिका भी अमेरिका की न्यायपालिका जो है ना दुनिया की सबसे ताकतवर न्यायपालिका मानी जाती है, ठीक ना। तो इसलिए न्यायपालिका आप मान लीजिए कि न्यायपालिका जब ताकतवर है तो वहीं से लिया गया, ऐसे करके रिलेट कर लिए कि न्यायपालिका भी कहाँ, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, न्यायपालिका नहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कि न्यायपालिका आज़ाद रहे, यानी कि उस पर जो है सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो न्यायपालिका में। ये आपका न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक ना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, तो जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है ये भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद हो गया, उपराष्ट्रपति का पद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आपका क्या हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना हो गया, नहीं उच्च न्यायालय नहीं, यहाँ उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इसके जो न्यायाधीश हैं उनको जो पद से हटाए जाने की जो एक तरफ प्रक्रिया होती है वो सब आपका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, पहली बात तो कौन कौन मूल अधिकार बहुत पूछा जाता है, मूल अधिकार एकदम रट लीजिए आप लोग, न्यायपालिका स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब जितने भी प्रावधान लिए गए हैं अमेरिका से खूब पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, ये आपका आयरलैंड का संविधान। तो देखिए आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीज़ ली गए हैं। आयरलैंड से आपका पहली बात तो लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नीति निर्देशक का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड, ठीक ना, इसको आप लोग एकदम याद कर लिए। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, कैसे याद होगा, नीति, तो देखिए नीति बनाने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता होती है, बिना पैसे के तो कोई भी नीति बनेगी नहीं, तो इसलिए नीति निर्देशक का जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक ना। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक क्या आपका लिया गया है। उसके बाद किस भाग में है, तो ये अब आप लोग बताइए, भाग 4 ना, भाग 4 निर्देशक यानी 4 वर्ण, तो निर्देशक 4 यानी कि भाग 4 ना। तो नीति निर्देशक का जो सिद्धांत है वो भाग 4 में है। कहाँ से अनुच्छेद कहाँ तक है, 36 से 51, ठीक ना, 36 से 51 हो गया आपका नीति निर्देशक। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये आपका है आयरलैंड के संविधान से लिया गया, यानी राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो भी आपका आयरलैंड से। उसके बाद राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सब सारी चीज़ें आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है ना, कनाडा, देखिए कनाडा के संविधान से भी बहुत कुछ लिया गया है। अब के समय में कनाडा से टेंशन चला ना इंडिया से, पहले जो है जब संविधान बना तो कनाडा के संविधान से बहुत कुछ लिया गया है, जैसे कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, पहली बात को कि केंद्र सशक्त होना चाहिए, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये आपका कनाडा संविधान से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, कई बार इसको पूछा जा चुका है कि किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ होती क्या चीज़ है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना अनुसूची 7वीं वाली, जब पढ़े हैं तो 7वीं अनुसूची में आपको 3 तरह के देखने का प्रावधान मिला था। एक तो आपकी संघ सूची थी, एक राज्य सूची थी और एक आपकी समवर्ती सूची थी, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया था 7वीं अनुसूची में, तो उसमें आपका जो है आप लोगों को 3 सूची मिली थी। तो वो जो 3 सूचियाँ थीं उनमें अगर जो उन तीनों में भी जो विषय शामिल ना हो, यानी कि जो विषय ना तो संघ सूची में शामिल हो, ना तो राज्य सूची में शामिल हो और ना ही आपका समवर्ती सूची में शामिल हो, तो वो आपका अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, यानी कि वो केंद्र में निहित होती हैं। जो विषय किसी में शामिल ना हो वो आपका केंद्र के पास उसका पावर होता है, तो वही आपका अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, ठीक ना। तो ये जो लिया गया है प्रावधान, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों का नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, तो ये सब प्रावधान आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया संविधान वाला भी। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का संविधान, अब यहाँ से क्या क्या चीज़ लिया गया है। पहली बात तो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक ना। तो आपका जो समवर्ती सूची है ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि व्यापार और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो ये इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है किस अनुच्छेद के तहत होती है, अनुच्छेद 108, ठीक ना। अनुच्छेद 108 के तहत जो संसद की संयुक्त बैठक होती है ना, उसका जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक। उसके बाद देखिए जर्मनी का वाइमर संविधान, तो ये क्या चीज़ है जर्मनी का वाइमर संविधान। देखिए जर्मनी का वाइमर संविधान से लिया गया है आपका कि जर्मनी का संविधान की मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान, ठीक ना। तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जर्मनी के वाइमर संविधान, यानी कि मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधित आपातकालीन जो प्रावधान है ये आपका जर्मनी का संविधान पे लिया गया है, ठीक। उसके बाद देखिए कुल मिलाकर के आपातकाल है ना, जर्मनी संविधान से लिया गया आपातकाल। उसके बाद देखिए आपका है कि सोवियत संघ, तो देखिए सोवियत संघ मतलब सोवियत संघ क्या चीज़ है, रशिया क्यों नहीं। तो पहले जब संविधान बना था तब ये सोवियत संघ हुआ करता था। रूस जो है आज स्वयं जो रूस है वो पहले सोवियत संघ हुआ करता था। सोवियत संघ मतलब 15 देशों का एक संगठन था, यानी कि 15 देश और इसमें शामिल थे। बाद में 1991 में वो सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ये 15 देश और बन गए, तो इसीलिए जब संविधान बना तो ये सोवियत संघ था, ठीक। तो जो सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से जो लिया गया प्रावधान है उसमें आपका मूल कर्तव्य था, यानी मूल कर्तव्य मेन है, मूल कर्तव्य खूब पूछा जाता है ना। जब संविधान बना तो कोई भी मूल कर्तव्य शामिल नहीं था, फिर 10 तो शामिल किया गया, बाद में फिर जो है 11वां वाला मूल कर्तव्य शामिल किया गया जो शिक्षा वाला है ना, जो 21 इनका क में जोड़ा गया है। तो देखिए अब 11 मूल कर्तव्य हैं टोटल। और उसके बाद देखिए मूल कर्तव्य हो गया, कह रहे हैं कि प्रस्तावना में न्याय यानी सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का जो मतलब आदर्श है वो भी आपका सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है, ठीक। रूस के संविधान से लिया गया है सोवियत संघ से। उसके बाद फ्रांस का संविधान, तो देखिए फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है इसको भी खूब पूछा जाता है। पहली बात तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था हो और प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता और बंधुता के आदर्श, इसको खूब पूछा जाता है कि जो आपका प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता और बंधुता के जो आदर्श जोड़े गए हैं, ये 42वां संविधान संशोधन होगा ना, तो जो स्वतंत्रता समता और बंधुता ये जो प्रस्तावना में जोड़ा गया ये पूछा जाता है कि जो है किस देश के संविधान से लिया गया था ये शब्द। तो स्वतंत्रता समता और जो बंधुता का जो आदर्श है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है, फ्रांस, ठीक ना। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है खूब। उसके बाद देखिए अब हम लोग देखते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या चीज़ें ले गई हैं। तो जो दक्षिण अफ्रीका है ना आपका, दक्षिण अफ्रीका कंटिनेंट का आप देखेंगे सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा दक्षिण अफ्रीका देश। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से आपका लिया गया है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया,
यानी कि अफ्रीका फ्री का यानी संविधान में संशोधन है ना, फ्री का हम कर लेंगे, यानी ऐसे करके डिलीट कर लिया कि संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है ना और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये आपका लिया गया है अफ्रीका के संविधान पे, दक्षिण अफ्रीका के संविधान पे, ठीक ना, दक्षिणी अफ्रीका। उसके बाद आपका क्या बच रहा है, आपका जापान का संविधान। तो देखिए जापान के संविधान पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है आपका जापान के संविधान पे लिया गया है, पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए ये आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य क्या था कि केशवानंद भारती केस था 1973 में। इसी में आपका जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई, यानी कि संविधान का जो मूल ढांचा है, मूल स्ट्रक्चर, इसकी बात की गई। केशवानंद भारती केस 1973 में, उसमें 13 जजों की जो मतलब खंडपीठ थी, उसमें 5-6 से आपका डिसीजन आया था। तो ये आपका केशवानंद भारती केस थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और इससे पहले आपका था ना कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो है, इसका पंजाब सरकार, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार का एक मामला था 1967। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि जो है जो सरकार है यानी केंद्र सरकार यानी संसद, वो जो मौलिक अधिकार दिए गए ना उनको न तो कम कर सकती है और न ही उन्हें मतलब समाप्त कर सकती है। तो ये प्रावधान कर दिया गया था उसमें केशवानंद भारती केस में, अरे केशवानंद भारती नहीं, आपका गोलकनाथ वाले में, जो गोलकनाथ पहले हुआ था ना 1967 में, यानी कि जो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाला मामला था 1967, तो उसमें प्रावधान था कि जो आपका संसद है वो मौलिक अधिकार न तो कम कर सकती है न ही उसे समाप्त कर सकती है। तो बाद में फिर जो केशवानंद भारती केस था इसमें ये कहा गया कि नहीं, संसद उसमें मतलब कटौती कर सकती है, उसे समाप्त भी कर सकती है, लेकिन संसद को ये ध्यान रखना होगा कि जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा रहा है वो उसके तहत ऐसा ना हो कि मतलब संविधान का मूल ढांचा ही बदल जाए। यानी कि संसद संशोधन भले करे लेकिन जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये आपका था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, ठीक ना। बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये नहीं बदलना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए आगे आपका है ये आपका कि समता का अधिकार। तो देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन खूब बनता है, समता का अधिकार। फिर समता का अधिकार आपका 14 से 18 तक है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। देखिए कह रहे हैं कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, यानी विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण की बात की गई। यानी कि विधि के समक्ष हर कोई समान होगा, चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी हो, आम नागरिक हो, विधि के समक्ष हर कोई समान होगा, है ना, हर किसी को समान संरक्षण मिलेगा। तो विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 14 में। उसके बाद देखिए आपका है कि जो है अनुच्छेद 15 में बात की गई है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखिए किसी भी व्यक्ति के साथ आप धर्म के आधार पर, मूल, वंश या फिर लिंग के आधार पर, यानी स्त्री हैं मतलब पुरुष हैं, तो कोई भी लिंग के स्थान, जन्म स्थान के आधार पर आप कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी कोई लड़का अगर एडमिशन लेने स्कूल में जा रहा है तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप इस धर्म के हो तो इस वजह से एडमिशन नहीं मिलेगा, या फिर मतलब धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी आप विभेद नहीं कर सकते हैं। इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, इस पर मूवी भी बनाई गई है, ठीक ना, आर्टिकल जो है 15। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद देखिए ये है आपका फूला वाला कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, इसी के तहत आपका आरक्षण में भी प्रावधान है कुछ, है ना। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है आपका फूला वाला अनुच्छेद 16। उसके बाद है अस्पृश्यता का अंत और उसका निषिद्ध। अब ये क्या था अस्पृश्यता का अंत, तो देखिए जो अस्पृश्यता का अंत था ना, अस्पृश्यता का मतलब ये है कि छुआछूत, तो छुआछूत का अंत किया गया आपका 17 के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत, कि मतलब कोई भी जैसे अगर नहीं है कि जैसे SC/ST के लोग हैं या फिर किसी भी जाति की कोई भी व्यक्ति हो, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, छुआछूत अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये है आपका 17 वाला अनुच्छेद 17। उसके बाद था कि जो आपका अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 18 में ये प्रावधान किया गया कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। यानी कि क्या इसमें क्या किया गया, जो 18 वाला है
इसमें कहा गया कि देखिए सेना और जो विद्या संबंधी उपाधि है वो तो आप दे सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी उपाधि नहीं दी जा सकती, इस पर रोक लगाया गया है। लेकिन इसमें अपवाद भी शामिल है, जैसे आपका जो भारत रत्न दिया जाता है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये अपवाद में आते हैं, ठीक ना। वैसे देखा जाए तो उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक ना, कि किसके किसको छोड़ के, विद्या और सेना से संबंधित छोड़ करके सभी उपाधियों का अंत किया गया है। लेकिन जो है ये सब अभी भी दिया जाता है। कौन कौन आपका, जैसे हो गया ना, पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, जो है भारत रत्न हो गया, तो ये सब अपवाद में आते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 1922, वो 19 से लेकर, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक का, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब इसमें क्या है कि देखिए 6 तरीकों का अधिकार हमें दिया गया है। कौन कौन सा? एक तो है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी कि हम कहीं भी जाकर के भाषण दे सकते हैं, बोल सकते हैं, हमें मतलब बोलने की एक तरफ से आज़ादी है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। और इसी में ना 19 के फर्स्ट में ही आपका प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई, यानी कि प्रेस की जो आज़ादी है वो इसी अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में आती है, ठीक। उसके बाद देखिए आप कहीं भी जाकर सम्मेलन कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, संचरण कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, है ना, कोई भी आप व्यापार कर सकते हैं। ये सब जितने भी प्रावधान हैं ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार आता है, आपका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में प्रावधान किया गया आपका स्वतंत्रता का। उसके बाद देखिए ये है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब ये क्या है, देखिए कह रहे हैं कि अपराधों के लिए, देखिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अगर कोई अपराध किया है, ठीक, तो जैसे उसके संबंध में उसको संरक्षण दिया गया है। जैसे पुलिस अगर पकड़ रही है तो उसको इतने समय के अंतर्गत, जैसे है कि 45 घंटे या कुछ है कि इतने समय के अंतर्गत उसको जो है मजिस्ट्रेट सामने ले जाकर पेश करना पड़ेगा। ये सब जो कुछ प्रावधान है तो वो है कि अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि के संबंध में कुछ मतलब संरक्षण दिए गए हैं बहुत सारे, तो आपका अनुच्छेद 20 में है। उसके बाद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है आज़ादी दी गई है आपका 21 में, कि मतलब कोई भी आपका प्राण नहीं ले सकता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। लेकिन इसमें प्रावधान ये है कि प्राण विधि के समक्ष, अगर विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा तो प्राण लिया जा सकता है, यानी कि अगर कोई जघन्य अपराध कोई किया है तो उसको अगर सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया या फिर उसके बाद राष्ट्रपति ऊपर सिग्नेचर कर दें तो एक विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसके द्वारा तो उसका प्राण लिया जा सकता है। लेकिन वैसे जो है कोई किसी की हत्या नहीं कर सकता, किसी का प्राण नहीं ले सकता, इसके लिए आपका संरक्षण किया गया है अनुच्छेद 21 में। उसके बाद है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 का फर्स्ट है ना, तो ये जो है 21 का फर्स्ट है, ये यहाँ पे फर्स्ट नहीं लिखे हैं, लेकिन ये प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का फर्स्ट, यानी 21 का क आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 21 का क जो है ये अलग से जोड़ा गया है। अभी हम लोग कितनी बार इसको पढ़ चुके हैं कि पहले ये जो है नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा था अनुच्छेद 45 का, इसको बाद में जो है संविधान संशोधन करके, यानी 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में करके इसको जो है क्या किया गया, 6 से 14 साल के लड़कों के लिए उनको मौलिक अधिकार का प्रावधान कर दिया गया कि मतलब मौलिक अधिकार है उनका, यानी शिक्षा ग्रहण करना, ठीक ना। तो इसको अनुच्छेद 21 का क में जोड़ दिया गया, मौलिक अधिकार का हिस्सा बना दिया गया, ठीक। ये हो गया आपका। अब देखिए अब 22 में क्या चीज़ है, 22 में है कि कुछ दफाओं में गिरफ्तारी और निषेध में से संरक्षण, तो ये आपका 22 है कि जो है गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण आपका 22 में है। उसके बाद देखिए ये है आपका कि शोषण के विरुद्ध अधिकार ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या चीज़ है, ये है आपका 23 अनुच्छेद 23 में और 24 में, यानी कि अनुच्छेद 23 और 24 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी आपका शोषण न कर सके, इसके लिए उसके विरुद्ध कुछ हमें मतलब अधिकार दिया गया है संविधान में, ठीक ना। जैसे बलात्श्रम का निषेध, यानी कि कोई भी अगर जबरदस्ती काम करवाए ना, बलात्श्रम आपका हो गया तो उस पर निषेध किया गया है, ठीक, कि बलात्श्रम आपका है। उसके बाद देखिए ये है आपका कि कारखानों आदि में बच्चों के जो है नियोजन, ये वाला कि 24 में है कि मतलब कम आयु के जो लड़के हैं, जैसे 14 साल कम उम्र के जो लड़के हैं उनको आप कारखानों में काम नहीं करवा सकते हैं, तो ये आपका जो निषेध किया गया कारखानों आदि में बच्चों से, ये आपका 24 में है। और बलात्श्रम और इसमें आता है कि मतलब देह व्यापार अथवा ये सब मतलब किसी को आप बेच नहीं सकते हैं, ये सब जितने भी हैं प्रावधान ये सब आपका रोक लगाया गया है अनुच्छेद 23 में, ठीक ना।
कि आप किसी को मतलब बेच नहीं सकते हैं, इस तरीके का ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते हैं, ये सब आपका 23 में है। और जो कारखानों वाला है वो आपका 24 में ना, कि कारखानों में बच्चों का, कम एज की जो लड़कियाँ उनसे आप काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए ये है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या चीज़ है, अब देखिए इसमें ये है कि देखिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। 25 से लेकर 28 तक आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। मतलब करें कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आपको इसकी आज़ादी दी गई है। ठीक ना। उसके बाद देखिए ये है फिर 26 में कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक, अब धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की आपको प्रबंध की आपकी स्वतंत्रता है 26 में। फिर है कि किसी मतलब धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता आपको 27 में है। 28 में क्या है, 28 में आपका कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, ये है आपका 28 में। ठीक, तो ये आपके कुछ प्रावधान किए गए, यानी धर्म की स्वतंत्रता का हमें अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर के और 28 तक। ठीक, उसके बाद देखिए अब है हम लोगों का कि संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। तो देखिए ये है आपका संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, अब इसमें क्या चीज़ है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार करें कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। देखिए जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनकी भाषा, लिपि और जो उनकी संस्कृति है, उनका जो कल्चर है वो ख़त्म ना हो जाए, इसके लिए प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यकों की जो भाषा है, जो उनकी लिपि है, जो उनकी संस्कृति है, उनकी रक्षा की जाएगी, है ना। उनको मतलब अधिकार दिया गया है उनकी अपनी संस्कृति को, मतलब एक तरफ उनकी संस्कृति नष्ट ना हो, इसके लिए उनको अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद 29 में, है ना, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है। फिर देखिए कह रहे हैं कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि जो आप लोगों को मदरसा देखने को मिलते हैं ना, तो जो मदरसा है यानी कि जो शिक्षा संस्थानों की स्थापना है वो आपको अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 में। ठीक ना, अनुच्छेद 30 में। उसके बाद देखिए ये है आपका करें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है आपका 32। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा कहे हैं, है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। तो देखिए ये क्या चीज़ है, कह रहे हैं कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार, यानी कि जो हमारे मूल अधिकार हैं अगर उनका हनन हो रहा है, ठीक ना, मूल अधिकारों का कोई अगर हनन कर रहा है तो उच्चतम न्यायालय यानी हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अपने मूल अधिकारों के हक के लिए। इसको हमें अधिकार दिया गया है संविधान में। ठीक ना, तो कौन कौन से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकती है अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास 5 तरह की रीट जारी करने का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ना, अधिकार परीक्षा। उसके बाद ये आपका एक हो गया, 2, 3, 4, 5, यानी ये जो 5 तरह के ना अधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। हालांकि हाई कोर्ट पास ज़्यादा है, 6 तरह की रीड हाई कोर्ट जारी करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रीड जारी कर सकता है। और अगर जो है आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, ये आपका जो है मौलिक अधिकार है। ठीक ना, 32 में। उसके बाद देखिए अब यहाँ से आपका कुछ चीज़ें हम लोग जो पढ़ चुके होंगे इधर देखने को मिलेगी, जैसे करें कि केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद आपका किस में है, 15 में है, हम लोगों को मिल चुका है। ठीक, उसके बाद 16 में आपका, उसका 14 में इधर क्या है कि विधि के समझ क्षमता विधियों का समान संरक्षण 14 में है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, फिर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये आपका 16 में है। फिर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो भी है आपका ये 20 में है ना। ये जितने भी आपका दिए गए हैं ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ये आपका 19 में अभिव्यक्ति है ना, इसकी मतलब आपकी वाक मतलब बोलने की जो आज़ादी है ये सब 19 में है। उसके बाद आपका 21 की अगर हम बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वाला 21 में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। फिर उसके बाद 21 का क में आपका क्या है, 21 के क में है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार,
21 का क जो कि किस में था, 45 में था, इसको बाद में क्या किया गया, 21 का क में करके इसको मौलिक अधिकार बनाया गया। पहले नीति निरपेक्ष तत्व का हिस्सा था। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। उसके बाद देखिए इधर है आपका जो कुछ बच रहा है, जैसे अल्पसंख्यक, ये आपका कि अल्पसंख्यक जो हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी जो अधिकार है वो आपका 20 में दिया गया है। यानी कि जो जैसे मुस्लिम हैं या फिर सिख हैं, ईसाई, मतलब जिनकी आबादी कम है, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको शिक्षा और संस्कृति संबंधी जो अधिकार दिया गया है वो आपका 29 में प्रावधान किया गया है। तो उसके बाद है कि आपका 30 में क्या चीज़ है, तो 30 में है कि अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रचार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। यानी जैसे मदरसे विद्यालय हो गए, इस तरह के शिक्षण जो संस्थान है उनकी स्थापना करने का जो अधिकार दिया गया है वो आपका 30 में प्रावधान किया गया है, ठीक। अनुच्छेद 30 में प्रावधान है। उसके बाद देखिए इधर आपका हो गया कुछ मामलों में हिरासत में नज़रबंदी वाला जो है, ये आपका नज़रबंदी से संरक्षण आपका 22 में है। फिर उसके बाद बलात्श्रम एवं अवैध मानव व्यापार, यानी मानव व्यापार आप नहीं कर सकते हैं, किसी इंसान को आप किसी को बेच नहीं सकते हैं। तो मानव व्यापार या फिर किसी प्रकार का कोई मतलब शरीर का अंग हुआ उसे आप मतलब नहीं बेच सकते हैं। इस तरीके का जो मानव अवैध जो व्यापार है मानव से संबंधित, वो आप नहीं कर सकते हैं, किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। ये सब निषेध किया गया है, रोक लगाया गया है इस पर अनुच्छेद 23 के तहत, ठीक ना। और 24 में क्या है कि आप कारखानों में काम नहीं करवा सकते हैं। आपका इधर देखिए मिलेगा 24 वाला। तो 24 अभी देखिए कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि आप 24 में प्रावधान किया गया है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं आप उनसे कारखानों में काम नहीं करवा सकते हैं। इसका निषेध किया गया है अनुच्छेद 24 में, ठीक। उसके बाद देखिए उसके बाद है आपका 25 में है कि धर्म की अभिव्यक्ति के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, यानी कि धर्म की आज़ादी जो है, स्वतंत्रता जो दी गई है वो 25 लेकर 28 तक है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 26 में क्या है कि धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता 26 में है। किसी धर्म को प्रोत्साहन करने हेतु कर से छूट, ये 27 में है आपका। उसके बाद 28 में है कि कुछ विशिष्ट संस्थानों में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता आपका 28 में है ना। ये सब का प्रावधान है 25 से लेकर के 28 तक आपका धार्मिक स्वतंत्रता। उसके बाद इधर देखिए कुछ पॉइंट्स हम लोगों को मिलेगा अगर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अनुच्छेद 23 घोषित करता है, यहाँ से आप देख लीजिए अनुच्छेद 23 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, ठीक, इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यानी अगर आपका मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप संविधान संशोधन जो किया गया है उसको आप चुनौती दे सकते हैं। यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई भी संविधान संशोधन किया गया और अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है, कोई भी जैसे व्यक्ति अगर कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ ये जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन किया जा रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको अवैध घोषित कर सकता है, ठीक ना। तो इसलिए संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संसद पर जो है मतलब इतना अधिकार नहीं संसद के पास कि वो मूल ढांचे को ही परिवर्तित कर दे, है ना। इस पर रोक लगाया गया है कोर्ट के द्वारा, जो कि केशवानंद भारती के 1973 था। अब उसके बाद देखिए ये आपका 14 में 14 वाला आपका हो ही गया है ना। 14 में क्या है कि अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक ना। यानी हर किसी को एक समान मतलब अधिकार होगा, संरक्षण होगा, किसी के साथ मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका 14 में है कि विधि के समक्ष समता होगी, हर कोई समान होगा, ठीक। उसके बाद देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि, सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे है कि सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है। इसलिए इसे किसी भी तरह मतलब यहाँ के संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी जो मेन अनुच्छेद है हम लोग उसको देखते हैं। देखिए
यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है, हम लोग हालांकि पहले पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार रिवीजन हो जाएगा। आपका 12 में क्या चीज़ है, अब फिर क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि 12 में मतलब जो अनुच्छेद 12 उसमें क्या चीज़ है, तो उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। उसके बाद आपका ये 13 है, आप 13 को देख सकते हैं, बहुत नहीं इंपॉर्टेंट है। 14 वाला है कि कानून के समझ समता, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 14 वाला, है ना, कानून की समझ समता। उसके बाद आपका जो 15 वाला है इसको आप लोग देख लीजिए, ये आपका 15, देखिए 15 में क्या चीज़ है, 15 में आपका कि धर्म, जाति, नस्ल, है ना, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर विभेद का निषेध 15 हम लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना, 15 वाला हम लोग पढ़ ही चुके हैं। उसके बाद 16 में आपका कि सार्वजनिक जो है रोजगारों के मामले में ऑफर की समानता होगी, आरक्षण उरक्षण बीच में आ जाता है आपका, है ना, ऑफर की समानता आपका होगी 16 में। उसके बाद 17 वाला में अस्पृश्यता का उन्मूलन है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का उन्मूलन किया गया है, 17 हम लोग पढ़ ही चुके हैं। 18 में उपाधियों का उन्मूलन किया गया है, हम लोग पढ़ ही चुके हैं, हालांकि उसमें अपवाद में भी आता है उपाधियों में, जैसे इसमें कहा गया है कि सेना और शिक्षा से संबंधित जो उपाधि हैं उनके अलावा आप कोई उपाधि नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो आपका भारत रत्न है या फिर पद्मश्री, पद्मभूषण, ये सब दिया जाता है, जो कि एक तरफ से अपवाद में आता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका 20 में क्या है, 20 में है कि अपराधों के लिए दोषसिद्धि के से संरक्षण है, 20 में आपका ना अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण आपका 20 में। 21 में क्या चीज़ है, 21 में है आपका कि जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है ना। तो ये आपका है कि जीवन का मतलब कि कोई किसी की हत्या नहीं कर सकता, किसी को ये अधिकार नहीं कि कोई किसी की जान मार ले या फिर करने मतलब किसी की हत्या कर दे, है ना। तो किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है आपका, इस पर रोक लगाया गया है 21 के तहत, ठीक। उसके बाद देखिए, हालांकि उसमें एक प्रावधान ये भी है कि विधि की समझ स्थापित प्रक्रिया द्वारा किसी की का जीवन भी लिया जा सकता है, अगर जैसे कोर्ट कोई डिसीजन ले और फिर उसके बाद ये हम लोग जान ही चुके हैं ना कि विधि से संबंधित जो प्रक्रिया है, यानी कोई आतंकी है या फिर कोई उपद्रवी है, उसको अगर कोई डिसीजन आ गया तो उसको एक विधि के तहत स्थापित प्रक्रिया के द्वारा उसका जीवन लिया जा सकता है, लेकिन वैसे जो प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 21 का फर्स्ट आपका मिल ही चुका है, 21 के फर्स्ट में आपका शिक्षा का अधिकार, ये कितना बार हम बता चुके हैं ना। उसके बाद देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं 22 में क्या है, तो 22 में आपका है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी का निरुद्ध, है ना, 22 में है आपका। उसके बाद देखिए आपका अब फोफड़ के विरुद्ध आपका अधिकार है, तो फोफड़ के विरुद्ध अधिकार कहाँ कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक है आपका 23 और 24, जो अनुच्छेद 23 और 24 है, 23 और 24 ये आपका फोफड़ के विरुद्ध अधिकार आपको दिया गया है कि अगर कोई आपका फोफड़ करता है तो 23 और 24, यानी मानव दुर्व्यापार तथा बलात्सर्म मतलब कोई ज़बरदस्ती आपसे काम नहीं करवा सकता, मानव दुर्व्यापार मतलब कोई आप किसी इंसान को बेच नहीं सकता, इस तरीके की रोक लगाया गया है। ये 23 में आपका जो 24 में है कि 14 साल कम उम्र के जो बच्चे हैं, कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे आप कारखानों में काम नहीं करवा सकते हैं, ये निषेध है, अपराध है, ये आपका 24 में प्रावधान किया गया है, ठीक। तो ये आपका फोफड़ के विरुद्ध हो गया कौन, 23 और 24। उसके बाद आपका शुरू होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 तक दिया गया है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक है, 25 से लेकर 28 तक, ठीक। अब इसमें क्या है कि अंतःकरण तथा धर्म प्रकरण अभ्यास ये हो गया, हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद 26 में आपका कि धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, 27 वाला आप देख चुके हैं, 28 भी आप देख चुके हैं, है ना, कि क्या क्या प्रावधान किया गया है। उसके बाद देखिए फिर है आपका कि सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार में क्या क्या है, देखिए 29 में आपका कि जो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 में है ना। और उसके बाद 30 में आपका क्या चीज़ है, 30 में है कि अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने की आज़ादी होगी, जैसे मदरसा जैसे विद्यालय हो गए, ये आपका किसमें 30 में है, अनुच्छेद 30 में प्रावधान किया गया है। जो 31 है ये संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण जो कि निरस्त कर दिया गया है ना, तो 31 का अब ए में इसको शामिल कर दिया गया है ना, 31 का ए में अब इसको शामिल कर दिया गया है। तो संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा, है ना, अब कानून की सुरक्षा यानी कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की जा सकती है, ठीक ना। पहले ये जो था वो आपका मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसको हटा दिया गया संपत्ति वाला। उसके बाद देखिए इधर आपका कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से आप चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है
तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, ठीक। और कह रहे हैं कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधा के अवसरों की समानता को समाप्त करना। कुल मिलाकर के 38 में आपकी बात की गई है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है ना, तो इसकी जो बात की गई है वो 38 में है, ठीक। उसके बाद आपसे है इधर अगर हम लोग देखें, इसको आप लोग देख लीजिए कि अनुसूचित जातियों एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा, यानी कि 46 में इसका जिक्र किया गया है। यानी कुल मिलाकर के है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित आपका जो प्रावधान है कमजोर वर्गों से संबंधित, ये आपका 46 में है। ये बस इतना जानते रहिए तभी आप कर जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद आपका 45 में है कि स्वास्थ्य के नुकसान के लिए जो नशीले पदार्थ हैं जैसे मदिरा, ड्रग्स, इनकी जो है इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि ये नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा होने की वजह से अभी भी इसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है। जो नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है वो मतलब एक तरफ से राज्य सरकारों की, ये मतलब राज्य सरकार केंद्र सरकार को ये निर्देश देता है कि आप इसको लागू करिए नीति निर्देशक तत्वों को, है ना। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार के लिए आप कोर्ट में चले जाएंगे लेकर के, लेकिन नीति निर्देशक तत्व अगर राज्य सरकार ने नहीं लागू करने हैं तो उसको लेकर के आप कोर्ट में नहीं जाकर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका द्वारा ये नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है। जो न्यायपालिका है नीति निर्देशक तत्वों को मतलब लागू नहीं करवा सकती, ठीक ना। तो ये दोनों में अंतर है। तो ये है आपका, देखिए ये आपका कि जैसे गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं के बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन, तो इसका जो है 48 में है। यानी कि जो दुधारू पशुओं के आप बलि नहीं दे सकते। जो गाय की बलि, गाय को जो काट दिया जाता है ना, तो इस पर प्रतिबंध लगाया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। गाय, बछड़ा और जो दुधारू पशु हैं आप उनको नहीं काट सकते हैं। उनकी जो नस्लों में सुधार के लिए सरकारों को निर्देश दिया गया कि प्रोत्साहन करने के लिए, ठीक ना। तो ये आपका 48 में है, अनुच्छेद 48 संबंधित है, ठीक। उसके बाद और इधर क्या क्या चीज़ है, तो देखिए ये आपका 39 वाला देख लीजिए। यहाँ पे है 39 में आपका क्या है कि ये है आपका 39, पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन। तो जो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है वो अनुच्छेद 39 में है, ठीक ना। समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39। फिर उसके बाद क्या है कि समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। तो जो गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है वो आपका अनुच्छेद 39 का क है ना। अनुच्छेद 39 के क में गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। और 39 में क्या है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, ठीक ना, 39 में। उसके बाद और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो देखिए इधर से आप लोग देखते चलिए। पहले करें कि काम की न्याय संगत और मानोचित दफाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध कराना, ये आपका 42 में है, ठीक ना। ये आपका 42 में है कि काम की जो न्याय संगत और मानोचित दफा का उपबंध कराना मतलब सरकारों को है। उसके बाद जो है प्रसूति सहायता का उपबंध, ये आपका 42 में है। उसके बाद सभी कर्मचारियों के लिए निर्वाह विशिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराना, ये आपका 43 है, ठीक। और यहाँ से देखिए 45, ये आपका इधर 45 है। 45 में क्या चीज़ है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, यानी पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, ये आपका 45 में है। इसको पूछा जा चुका है पीसीएस के एग्जाम में प्री में, ठीक ना। तो ये जो पोषाहार स्तर को ऊंचा करना संबंधित है ये आपका आर्टिकल 47 है, यानी 45 है, ठीक। उसके बाद इधर अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अब 48 वाला अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ तक तो हो ही चुका था हम लोगों का, है ना। देखिए 45 की अगर आप देख लें तो सभी बालकों को 14 वर्ष से कम आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। 45 इसके बारे में बता चुके हैं कि पहले नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा था 45, अब ये मौलिक अधिकार का हिस्सा हो गया है 21 का कम है, ठीक। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि देखिए कृषि और पशुपालन को आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक प्रणाली से कराना, ये आपका 48 में है। यानी कृषि और पशुपालन संबंधित कौन सा अनुच्छेद है आपका 48 संबंधित है। उसके बाद आपका 48 का क में क्या चीज़ है, तो पर्यावरण का संरक्षण
और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, यानी जो वन और वन्य जीव हैं उनकी रक्षा, ये आपका 48 क में जिक्र किया गया है। ठीक है ना, 48 क में दिया गया है। उसके बाद आपका क्या है, देखिए ये है आपका 49। तो 49 में क्या चीज़ है, राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए जो कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि के स्मारक हैं, जैसे आपका ताजमहल हो गया या फिर जितने भी इस तरीके के राष्ट्रीय स्मारक घोषित हैं, है ना, लाल किला हो गया, तो कह रहे हैं कि उनका मतलब और कह रहे हैं कि वस्तु का संरक्षण, यानी उनका संरक्षण की बात की गई है 49 में। ठीक ना, ये आपका 49 हो गया। उसके बाद 50 में क्या चीज़ है, तो 50 में है आपका, देखिए ये है आपका 50 में है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग होंगी। तो ये आपका अनुच्छेद 50 में बात की गई है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग होंगी, तो इनके पृथककरण की बात की गई है अनुच्छेद 50 में। उसके बाद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी कि जो आपका 51 है ना, 51 अनुच्छेद 51, इसमें कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की मतलब एक तरफ से जो प्रावधान है वो किया गया है, वो है आपका अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित। ठीक ना, तो ये इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं इधर, देखिए जितने भी पॉइंट मिले हम लोग देखते चलेंगे। जैसे ग्राम पंचायतों का गठन, तो ग्राम पंचायत अनुच्छेद कौन सा है, 40, यही पूछ लिया जाता है ग्राम पंचायतों का जो है गठन किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 40। ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए ये वाला कि समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए, गरीबों और मुफ्त कानूनी फ़ायदा प्रदान करने के लिए, है ना, तो ये आपका है 39 का क हम लोग को मिल ही चुका है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ जो मेन पॉइंट है उनको आप लोग देख लीजिए। जैसे आपका है अनुच्छेद 36, तो अनुच्छेद 36 में बात की गई है राज्य की परिभाषा दी गई, यानी अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 38 में क्या है कि राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खूब पूछा भी जाता है कि राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, अनुच्छेद आपका 38। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें कि 39 में, तो 39 आप लोगों को मिल ही चुका है, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। 39 के फर्स्ट में क्या है कि समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की बात जो है ये 39 के ए में की गई है। उसके बाद 40 वाला आपका ग्राम पंचायतों का संगठन हो गया, 40 वाला ग्राम पंचायतों का संगठन। 42 वाला में क्या है आपका कि न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान, तो ये आपका जो है 42 में है। उसके बाद देखिए 43 वाला बहुत नहीं पूछा जाता है, 43 आप लोग देख सकते हैं, बाकी ये इम्पोर्टेंट है 44 वाला कि जो है समान फील्ड संहिता, जो है समान फील्ड संहिता कॉमन फील्ड कोड, है ना, तो ये जो है आपका 44 जो कि गोवा में लागू था, उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है। उसके बाद देखिए आपका 45 की अगर हम बात करें, 45 में तो इसमें है कि बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, 6 वर्ष नहीं होगा, 6 से 14 वर्ष हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, ये आपका 45 है ना, 45 हो जाएगा। उसके बाद अब कितना बार बता चुके हैं 45 वाले को, अब ये नीति नियोजक तत्वों का हिस्सा था जो कि अब मौलिक अधिकार का हिस्सा हो गया है, और उसको 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में करके आपका क्या किया गया है, ले जा करके इसको 21 क में रख दिया गया है। ठीक ना, उसके बाद देखिए 46 वाला क्या है, 46 वाला है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा कमजोर वर्गों को स्वैच्छिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, यानी इसी के तहत एक तरफ से आरक्षण दिया जाता है। ठीक ना, जो आपका एस टी ये सब आरक्षण है 46 के तहत ही। ठीक, उसके बाद देखिए 45 में आपका क्या आ जाएगा, तो 45 में आपका आ जाएगा 45 में है कि पोषाहार स्तर बढ़ाने, ठीक ना, जीवन स्तर सुधारने। ठीक, ये आपका हम लोग को मिल चुका है, पोषाहार स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी, है ना, तो यानी पोषाहार से संबंधित है कुल मिलाकर के, पोषाहार का स्तर बढ़ाना। ठीक ना, ये आपका 45 में हो जाएगा। उसके बाद 48 में क्या चीज़ है, 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन, तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन आपका 48 में है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 48 का ए में क्या हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, है ना, तो ये आपका 48 का ए में है कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, तो ये आपका है 48 का ए में।
ठीक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे जाते हैं, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें 49 की, तो 49 में है कि स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। 49 में हम लोगों को मिल चुका है पहले भी, ठीक ना। उसके बाद 50 की अगर हम बात करें तो न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथककरण 50 में बात की गई है। 51 में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन 51 में है, ठीक ना। उसके बाद अब ख़त्म हो गया। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा था। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।